Hi everyone. Chemical reactions and equations of chemistry class 10. It's the part 2 video. So we are starting this. In the part 2 video, before starting, I want to tell you that when we do reactions, the reactant get converted into product during a chemical reactions. But how would you know that chemical reactions has happened? मैंने ये कहा इंग्लिश में अभी कि जब रिएक्टेंट्स जो हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, आपको अगर याद हो तो पिछली पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी वीडियो जो था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स जब रिएक्शन के टाइम पे जिनका रिएक्शन हो रहा होता है उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो रिजल्ट हमें मिल रहा होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ये मैंने बताया था। बट जब रिएक्शन कैसे पता चले कि रिएक्शन हुआ है, कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे ये फॉर्मूला होगा, रिजल्ट तो मिलना ये बहुत ही बड़ा बात है कि हमें रिजल्ट फॉर्म होगा, पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या रिएक्शन मान लीजिए हमें पता चला कि हम एमजी जब हम बर्न करेंगे मैग्नीशियम का रिबन तो ऑक्सीजन में तो वो डेजलिंग इफेक्ट शो करेगा। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, डेजलिंग इफेक्ट शो करेगा। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन हुआ और हमें व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिलेगा। लेकिन जो ये डेजलिंग इफेक्ट है ये क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा उस टाइम पे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ चेंज इन टेम्परेचर भी है उस रिएक्शन में, जिससे कि हमें चेंज इन स्टेट भी होगा उस रिएक्शन में, जिससे कि हमें पता चलेगा कि रिएक्शंस होगी। किसी भी चीज़ के बारे में हम कैसे पता करते हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से उसके बारे में पता करते हैं। अगर सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वैसे उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है बट हाँ आपको इससे इसका बेस बहुत समझ में आएगा। पहले के टाइम पे किंग्स जो होते थे, राजा महाराजा जो होते थे, जो मोनार्क फैमिली होती थी, वो क्या करती थी? वो क्योंकि इस टाइम पे ना बुलेट ट्रेन थी ना कि हमारे पास कार थी, कुछ नहीं था पहले के टाइम पे, तो वो हॉर्सेस खरीदते थे। तो हॉर्सेस को कैसे लेते थे? उनकी ब्रीड देखकर। ब्रीड से क्या पता चलती थी? हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक पता चलती थी कि ये हॉर्स कितनी स्पीड से रन करता है, ये हॉर्स की स्पीड ज़्यादा है, ये हॉर्स की स्पीड कम है। फिर उसका कलर एक कैरेक्टरिस्टिक होता था कि हाँ इसका कलर अच्छा है, देखने में अच्छा है, ठीक है, स्पीड कैसी है, ठीक है कि नहीं। वैसे आज के टाइम पे हम लोग कार भी लेते हैं तो ऐसे ही शो करते कैरेक्टरिस्टिक में क्या है इसकी। सेम किसी भी चीज़ को पता करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए। इसी प्रकार हमें केमिकल रिएक्शंस को जब जानना है तो हमें हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज करिए कोई भी नया इंसान है, हमने आपको पहले ही बताया था कि डेली लाइफ में हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, तो इसलिए मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल ही दूंगी। चाय बनाते हैं लोग, कोई एकदम नया इंसान है जिसको मतलब उसने आज तक जिंदगी में कभी चाय नहीं बनाई, उसको हमने क्या बुक में लिख दिया है कि टेक 1 टीस्पून ऑफ टी, टेक 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, टेक 1 कप मिल्क, टेक 1 कप वाटर, टेक 1 पिंच ऑफ जिंजर, सो एंड इतना हमने बताया। और उसके बाद हमने लिखा कि हीट इट। उसने लिया सारी चीजें, उसने आग पे चढ़ा दी। सपोज करिए एनी हाउ कि अब उसको ये नहीं पता कि चाय पकी कि नहीं, उसने ये नहीं बताया कि जब उसमें बॉयल आ जाएगा तो वो, मान लीजिए ये प्रोसीजर होता ही ना कि कहीं पे ये मेंशन किया जाता, जैसे कि मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक कहीं बताई ही ना जाती, कि ये कोई कैरेक्टरिस्टिक ही ना बताई जाती कि उसमें बॉयल आएगा तो चाय पकेगी। जब तक उसमें बॉयल नहीं आएगा, जब तक उसमें उबाल नहीं आएगा चाय में, तब तक वो पकेगी नहीं। वो क्या करेगा, जैसे मिलाया 1 मिनट चढ़ाया, उसके बाद उतार के तुरंत उसने चाय छान ली, उसको पता ही नहीं कि उसने गर्म हुआ। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि वो हीट करने लगे, वो गर्म हो जाए, उसमें एक उबाल आ जाए, तो हम जब तब चाय छानेंगे तब हमारी चाय पक जाएगी, उसका एक कलर आ जाएगा ब्राउनिश। ये सब जो हमें बता रहे ब्राउनिश कलर आ जाएगा, चाय गर्म हो जाएगी, उसमें एक उबाल आ जाएगा, ये सब क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम उसको बता रहे हैं। तो
ऐसे ही हमें केमिकल रिएक्शंस में भी होते हैं। तो जब हमें पता करना हो कि हमारा रिएक्शन हुआ कि नहीं, तो ये हमारा रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वन है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और आपके सिलेबस में यही सारी है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब आप केमिकल रिएक्शन करते हैं उस टाइम पे आपकी गैस का इवोल्यूशन होता है। मैं आपको यहाँ पे ये शो करती हूँ, ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ये यहाँ पे इवोल्यूशन, यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है। जब आप वाटर में आप वाटर को हीट करते हैं तो आपको वो दिखता है, भाप दिखती है, हीट होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होता है। तो क्या होता है कि उसमें से आपको वो वेपर दिखता है, गैस दिखती है, उसको भी इवोल्यूशन ऑफ गैस कहा जाएगा। जब हम क्या कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारी रिलीज होती है, उसको जब हम स्लेक्ड लाइम से पास करते हैं तो क्या होता है, वो वाइट मिल्की कलर का हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमें क्या पता चलता है कि इसमें गैस पास हुई, तो इससे क्या हो गया, एक प्रेसिपिटेट, स्लेक्ड लाइम कैसे होता है प्रेसिपिटेट का, लेकिन वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, तो वो चेंज इन कलर होता है उसमें। तो ये दूसरा एग्जाम्पल चेंज इन कलर का। चेंज इन कलर का आप ये भी देख सकते हैं, ये देखिए इसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, इसमें ये सारे एग्जाम्पल्स इसमें देखिए, ये प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ये कलर चेंजिंग हो रहा है, येलो था, येलो से देखो कैसे व्हाइट हो गया है। ये देखिए आप, येलो से इनका कलर व्हाइट में चेंज हो गया। ये यहाँ पे येलो थे और यहाँ पे ये व्हाइट हो गए। तो ऐसे कलर भी मैं इसको डीप में समझाऊंगी। ये देखिए कैसे सारी प्रेसिपिटेट है, जितने भी प्रेसिपिटेट है सब प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। अब अगर आप जिंक ग्रैन्यूल्स को आप लो और उसके बाद उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो, तो आप क्या देखोगे कि उसके हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होंगे, जिससे कि क्या पता चलेगा कि इसमें गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, तो अब इस टाइम पे जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिससे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि रिएक्शन हो रहा है, अब इसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज दैट। तो ये आपका पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे एक एक चीज को अच्छे से। अब है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो मैंने पहले बताया कुछ केमिकल रिएक्शंस को उनके गैसेस से, जब उनमें गैस का इवोल्यूशन होता है तो हमें पता चलता है रिएक्शन हो रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है। यहाँ पे ये डाइल्यूट H2SO4 होगा, ये मैं आपको मेंशन कर दूं, ये कंसेंट्रेटेड H2SO4 नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आप 10th में है, मुझे नहीं लगता 10th में ये कंसेंट्रेटेड यूज भी करने देते हैं, लेकिन ये फिलहाल ये डाइल्यूट H2SO4 है, ये डाइल्यूट H2SO4 रहेगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। तो Zn जब H2SO4 के साथ, मैंने अभी बताया, जब आप जिंक के ग्रैन्यूल्स H2SO4 में डालेंगे तो ZnSO4 की फॉर्मेशन होगी रिजल्ट में। ये दोनों रिएक्टेंट है, ZnSO4 की रिएक्शन में वो रिजल्ट की फॉर्मेशन होगी, H2 गैस इवॉल्व कर जाएगी, निकल जाएगी। देखिए मैंने आरो भी बना रखा है, H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। फिर सेम यही Na2CO3 में आप मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट में मिलाएंगे 2HCl को, ये भी HCl यहाँ पे बता दूं कि ये डाइल्यूट होगा, HCl यहाँ पे डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा, DIL मीन्स डाइल्यूट होता है, ठीक है, डाइल्यूट होगा। तो जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, 2NaCl फॉर्म होगा, CO2 होगा और H2O गैस, फिर से CO2 गैस फॉर्म होगी। इसकी इवोल्यूशन ऑफ गैस वापस से एक बार होगा, यहाँ पे मैं एरो बना दे रही हूँ आपके लिए, फिर से एक बार इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको ये इवोल्यूशन ऑफ गैस उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे, अब इसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इवन यही हमारा रिजल्ट भी आ जाता है। तो अब हम आपको इसका एक विजुअलाइजेशन दिखाते हैं, ये देखिए,
ये जिंक ग्रैन्युल्स इन्होंने डाली इसमें, और इसके बाद ये देखिए, नाउ वी ऐड जिंक ग्रैनुअल इनटू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए, और ये वॉल्यूशन, ये इनकी जिंक ग्रैनुअल्स है, ये ग्रैनुअल्स है जिंक की, और यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो देखिए कैसे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये देखिए कैसे बबल्स फॉर्म हो रही हैं। थोड़ा सा हम इसको इरेज करके बड़ा से कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको इरेज कर दें। ठीक है, हम आपको इसको अच्छे से दिखाएंगे। देखिए, ये जिंक ग्रैनुल्स को उन्होंने डाला। अब देखिए ये कैसे इसमें, ये देखिए कैसे इसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। यही बबल्स फॉर्म होते हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है। ठीक है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है। आई होप आपको इससे क्लियर होगा। आप अच्छे से विजुअलाइजेशन देख लीजिए। बहुत ही मेहनत से इसको पूरी पीपीटी बनाने में, पूरा अच्छे से प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है। बहुत ही मेहनत से बनाते हैं ताकि हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो इसमें अभी तक हमने देखा इवोल्यूशन से, लेकिन अब केमिकल रिएक्शन में क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। अब मैं बता दूं प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कहीं पे। अगर आप अपने एग्जाम्स में इसको लिख देंगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है फिर, कि नहीं बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। हालांकि 10th में प्रैक्टिकल्स के टेस्ट होते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर में आप लिख सकते हैं। वैसे तो हम लोग के टाइम पे तो नहीं होते थे प्रैक्टिकल्स, 10th में हमारे टाइम पे तो नहीं होते, स्कूल वाले ले रहे थे। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि सेपरेट आउट होता है सॉल्यूशन से केमिकल रिएक्शन के समय। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि सेपरेट आउट होता है सॉल्यूशन से केमिकल रिएक्शन के समय। अब मैं आपको इसी जो मैंने एग्जांपल दे रखा है इसी का विजुअलाइजेशन दिखाऊंगी। पोटेशियम आयोडाइड में, पोटेशियम लिख दे रही हूँ ताकि मान लो कई बच्चों को सिंबल्स नहीं पता होते तो उनके लिए लिख दे रही हूँ। पोटेशियम, पोटेशियम 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 आयोडाइड, आयो पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3 मतलब कि लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। जब आप पोटेशियम आयोडाइड में, जब आप लेड नाइट्रेट में जब आप पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो दोनों को मिक्स करने में पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट, तो PbI2 क्या होगा, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा रिएक्शन में। इसका एग्जाम्पल ये मैंने आपको दिखाया, मैं इसका विजुअलाइजेशन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पोटेशियम आयोडाइड है जो लेड नाइट्रेट में मिलेगा, और इसके बाद येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होगा। ये देखिए, ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। क्या देखिए, यहाँ से इन्होंने पोटेशियम आयोडाइड इन्होंने मिलाया, ये लेड नाइट्राइड, और ये देखिए ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हुआ। ये प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होगा। मैं लिख दे रही हूँ, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, पेन ठीक से चल नहीं रहा है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, आई होप मेरी बात सुनकर आपको समझ में आ गया होगा, पर पेन को मुझे ठीक कराना पड़ेगा। प्रेसिपिटेट
ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन बस इसका बेसिक कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर रहेगा तो हमारे लिए हर कंसेप्ट सिंपल है। धीरे धीरे से ही करके लैडर हम सक्सेस की ओर ग्रो कर सकते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस में जो चेंज होता है कलर में, इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो पोटेशियम परमैंगनेट में साइट्रिक एसिड मिलाते हैं, साइट्रिक एसिड में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं तो वो उसका पर्पल कलर कलरलेस में चेंज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे ये पोटेशियम परमैंगनेट में इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट में क्या मिला लिया है, वो साइट्रिक एसिड। यहाँ पे इन्होंने देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था कैसे कलरलेस हो गया। इन्होंने यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम लिख नहीं रहे ठीक से, वाटर कलर पोटेशियम, इट्स नॉट राइटिंग बेटर इन अ बेटर वे। मैं इसे रब कर दे रही हूँ, लेकिन ये पोटेशियम परमैंगनेट में कलर KI इतना तो लिख ही देंगे, नहीं KI नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट में पर लिख दे रही हूँ मैं, मैग्नेट नॉट राइटिंग इन अ बेटर वे। पोटेशियम परमैंगनेट में क्या मिला रहे, साइट्रिक एसिड मिला रहे हैं, जिससे कि ये चेंज हो जा रहा है कलरलेस में। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है और इसका कलर चेंज हो जा रहा है कलरलेस में, क्यों, क्योंकि इसमें हम साइट्रिक एसिड मिला रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Some chemical reactions are characterized by change in temperature. कुछ chemical reactions में जैसे कि गैस evolution की characterized होता है, precipitate के formation से characterized होता है, change in color से वो characterized होता है, वैसे कुछ में change in temperature से भी characterized होता है। The chemical reaction between a quicklime and water to form slaked lime is characterized by a change in temperature. अब जो chemical reaction होता है quicklime के बीच में और क्विक लाइम के बीच में और वाटर के बीच में, वो फॉर्म करता है स्लेक्ड लाइम, जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है टेम्परेचर चेंज से। इसमें क्या होता है कि हीट रिलीज होती है ऐसे में, और एक हम जब बीकर को टच करेंगे तो वो गर्म रहेगा, वो हीट गर्म रहने से हमें पता चल रहा है कि रिएक्शन हो चुका है, जो रिएक्शन होना था वो रिएक्शन हो चुका है। ये देखिए अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है, ये GIF नहीं इमेज है, पहले बता दूं। ये देखिए हार्ड बीकर लिया है इन्होंने, हार्ड बीकर ग्लास, इसमें क्विक लाइम इन्होंने हार्ड बीकर में इन्होंने क्विक लाइम को ऐड, क्विक लाइम है हार्ड बीकर में, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें इन्होंने क्या किया, ऊपर से वाटर डाला, ये बन गया क्या, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्यू टू द वाटर, ये हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया। अब क्या लिखा है, क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्म करता है स्लेक्ड लाइम, रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। अभी इसको आपको बाद में पढ़ना है, लेकिन मैं ये अपने बेसिकली पढ़ा ही होगा पहले भी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। 7th में जहाँ पे बताया जाता है बच्चों को ये नॉर्मल सा कि जो है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, इसमें हीट रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज होती है, बचपन में पढ़ाया नहीं जाता कि जब हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट कंज्यूम हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और द बीकर बिकम्स हॉट, इट्स टेम्परेचर राइजेस, वही चीज कि जब आप उसे टच करेंगे तो वो गर्म रहेगा, इससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया है। अब लास्ट बचता है
चेंज इन स्टेट, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। अब स्टेट में कैसे चेंज होता है, आप कोई वैक्स लो, क्रेयॉन्स लो, उसमें अगर आप उसे हीट कर दो तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। कैंडल होती है वो चेंज हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कैंडल का ही है, प्यारी सी कैंडल जो कि जल रही है, रोशनी बढ़ाती है, अंधेरों को दूर करती, कई सारे मोटिवेशन मिलते हैं इस कैंडल से। फिलहाल हमारा इस समय इसका मोटिवेशन यही है कि ये कैंडल अपना स्टेट चेंज कर रही है, ये अपना स्टेट चेंज कर रही है, जो कि यहाँ पे लिखा है। ये अभी पहले ऐसे थी कुछ, ब्लू कलर नहीं, रेड ले लेती हूँ क्योंकि व्हाइट पे येलो बहुत मुश्किल से दिखता है। तो ये हमारा, मान लीजिए मैं एक कैंडल बना रही हूँ, हमारी पूरी कैंडल है, ठीक है, जो अभी यहाँ पे जैसे जल रही है उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी मेरी, लेकिन मैं बनाने का पूरा कोशिश कर रही हूँ। ये ऐसे, ये बच्चों वाली कैंडल मेरी बन गई। ये अभी तक इतनी बड़ी थी, लेकिन अभी 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स आप इसको दे दीजिए। हालांकि छोटी वाली तो 5 ही मिनट में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप इसे 10 मिनट्स दीजिए। 10 मिनट्स, अच्छा टाइम दे रही हूँ मैं। अब 10 मिनट्स बाद आएंगे तो कुछ इनकी स्थिति जो रहेगी वो कैंडल की वो ऐसी रहेगी, देख लीजिए, मैं एरो बना के दिखा दे रही हूँ। ये कुछ इस तरह से रहेगी इनकी स्थिति, कि फ्लैट हो चुकी रहेंगी, और इनकी जो कैंडल रहेगी वो ऐसे, छोटी वाली कैंडल बेसिकली ऐसी हो जाती है कि पूरी वो मेल्ट हो चुकी रहती है। पूरा इसका जो हाई टच है फिजिक्स की तरह अगर हम बात करें तो वो पूरी डिक्रीज हो चुकी रहेगी, एच से बहुत जीरो पे आ जाती है। सो ये हमने आज इतना पढ़ा, हमारे इसमें आज यही था। कल हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे फिर, जिसमें हम आगे केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बैलेंसिंग पढ़नी है, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत कुछ है अभी इसमें पढ़ने को, वो सब पढ़ेंगे। पूरा ये चैप्टर हम पूरा फिनिश करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उस पर लाइक बटन हिट करिए। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, जब तक आप उसे लाइक नहीं करेंगे। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपको बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको तो हमें पता, तो आप तभी तो पढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, हमें पता तो चलेगा अगर आप लाइक करेंगे वीडियोस को कि आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, अन्यथा हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, ये पता चलेगा। और फिर हम उसको लाइक, हम अगर आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हम उसे और आगे बढ़ाएं, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं हमारा वीडियो पसंद किया जा रहा है, हम आगे उसको बढ़ाएं, आगे और पढ़ाएं। और शेयर करेंगे तो प्लीज़ उनको तक पहुंच जाएगा, जिनको, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है, बहुत एबिलिटी होती है, बट ड्यू टू लैक ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स वो अपने, उनका वो टैलेंट देश भर से छुप जाता है, हर जगह से छुप जाता है, और कोई उसको जान नहीं पाता। वो अपनी परेशानियों, अपनी प्रॉब्लम्स में ऐसे दब जाते हैं, परेशानियों और प्रॉब्लम्स का जो पहाड़ है उनको ऐसे दबा के रख देता है कि उनका टैलेंट कहीं खो ही जाता है या तो कुचल ही जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ना ऐसे कभी किसी भी न्यू फ्यूचर का ऐसा कोई उसको कुचला जाए, ना कि उसको हटाया जाए, ना उसकी कोई प्लेस ले पाए। एटलीस्ट जितना हम उसे हेल्प कर सकते उतनी हेल्प करें और वो पहुंच सके। और वैसे भी अगर हम अच्छा काम करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो लाइफ में हमारे पास भी अच्छा काम लौटता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि इफ वी डू गुड टू अदर्स देन इट विल रिटर्न बैक टू अस। ओके, thank you so much for watching my video. Please like and subscribe it. Touch the bell icon and share it as much as possible.